जो आज का टॉपिक है वो है लिक्विड क्रिस्टल। वो गोइंग टू स्टार्ट लिक्विड क्रिस्टल। ये क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और ये किस स्टेज पे हमें मिलते हैं, इनके अंदर अरेंजमेंट क्या होते हैं, ये सारा का सारा कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स होते क्या हैं बेसिकली। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड के क्रिस्टल होते हैं, इसी तरह से लिक्विड के क्रिस्टल भी होते हैं। हम अगर कोई नॉर्मल डेली लाइफ की एग्जांपल लें तो हम कहते हैं कि वाटर है, अगर हम उसके अंदर पाउडर मिल्क ऐड कर दें स्मॉल क्वांटिटी, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है टर्बिडिट। टर्बिड जब स्ट्रक्चर आता है कि ना वो क्लियर होता है और ना वो फुली जो है हमारे पास जिसमें से हम देख ना सकें, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, वो इनका मिक्सचर होता है, तो हम कहते हैं कि ये वो टर्बिड स्ट्रक्चर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1888 में हमारे पास फ्रेडरिक ने ये डिस्कवर किया था। उसने कहा कि कोई लिक्विड क्रिस्टल होता है जो क्या ना प्योर क्रिस्टल होता है और ना ही वो प्योर लिक्विड होता है, वो उनके इंटरमीडिएट होता है। सो उसने क्या किया कि उसने एक एग्जांपल ली कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट की। उसने कहा कि अगर हम लोग इसको हीट करते हैं, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ये सॉलिड है, हम इसको क्या करेंगे लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने जैसे बच्चे पहले भी पढ़ा था कि जब हम किसी चीज़ को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसका एक ख़ास मेल्टिंग पॉइंट होता है। उस पॉइंट पे जाके वो जितना भी सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर। सो इसी तरह से जो फ्रेडरिक था उसने भी कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट लिया और एट 145 डिग्री सेल्सियस उसने क्या किया, उसको बॉयल किया, उसको मेल्ट करने की कोशिश की। दैन जब उसने हीट किया यहाँ तक तो उसके पास जो सोल्यूशन आया वो मिल्की था। मतलब कि जैसे हम वाटर के अंदर पाउडर मिल्क ऐड करते तो हमारे पास मिल्की स्ट्रक्चर आ जाता है, तो इसी तरह का स्ट्रक्चर उसके पास आया। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 179 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा वो जितना भी हमारे पास सोल्यूशन था वो क्लियर हो गया, जैसे ट्रांसपेरेंट से हमारे पास कोई भी चीज़ हो, इसी तरह से ट्रांसपेरेंट लिक्विड हमारे पास आ गया। सो 145 पे क्या था, मिल्की स्ट्रक्चर था, एम 179 पे क्या हुआ, वो स्ट्रक्चर जो था वो क्लियर हो गया। लेकिन जैसे ही उसने उसको ठंडा किया, कूल किया, वो दोबारा से वो प्रोसेस कन्वर्ट हो गया रिवर्स में। पहले जहाँ क्लियर लिक्विड था देन वो कन्वर्ट हो गया मिल्की स्ट्रक्चर में, क्लियर से मिल्की में और मिल्की से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कि हम अगर कह रहे हैं टर्बिड स्ट्रक्चर है, टर्बिड का मतलब है गंदा। ना वो क्लियर होता है ना वो प्योर सॉलिड होता है, वो इंटरमीडिएट आता है इसके। तो हम कहते हैं अगर टर्बिड से हमारे पास लिक्विड आ गया तो देन इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो लिक्विड होता है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, जस्ट लाइक वाटर। अगर वाटर की बात करें, वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ अटैच होता है, दूसरा तीसरे के साथ। लेकिन अगर सॉलिड की बात करें तो वो तो कम्प्लीटली अरेंज फॉर्म में होते हैं। सो हम कहते हैं कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स का इसके अंदर जो टर्बिडिटी कॉज कर रहा है। सो जब हमने जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक, उन्होंने जब इसको एक्सप्लेन किया उसने कहा कि जो हमारे पास इंटरमीडिएट लिक्विड आता है उसका स्ट्रक्चर क्रिस्टल से भी मिल रहा होता है और उसका स्ट्रक्चर लिक्विड से मिल रहा होता है। लिक्विड में कैसे होता है, सरफेस टेंशन होती है, विस्कोसिटी होती है। सरफेस टेंशन का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल जो है अगर उसमें से वन ड्रॉप भी निकाले तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स होगी। बेटा ये सारा कुछ हम लोगों ने एक डिटेल वाइज टॉपिक में पढ़ा था कि व्हाट इज सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी होती है गाढ़ापन, जस्ट लाइक हनी, हनी का गाढ़ापन ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर की विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा कम होती है। सो विस्कोसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का गाढ़ापन। तो हम उन्होंने कहा कि जो हमारे पास साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा होता है क्योंकि इसमें सरफेस टेंशन होती है और विस्कोसिटी होती है। लेकिन ये सॉलिड की तरह का भी होता है क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अरेंज्ड फॉर्म में होते हैं, वो अरेंज होते हैं, वो अपना जो मूवमेंट है वो अरेंजली कर रहे होते हैं, अरेंज फॉर्म में होते हैं, एक सीक्वेंस के थ्रू वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो देन उसको नाम दिया गया लिक्विड क्रिस्टल का। अब लिक्विड क्रिस्टल होता क्या है कि ये एग्जिस्ट करता है टू टेम्परेचर्स के अंदर, और एक होता है मेल्टिंग टेम्परेचर एंड एक होता है क्लियरिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर का मतलब इसमें वो मेल्ट हो रहा है और दूसरा है क्लियरिंग टेम्परेचर में वो क्लियर सोल्यूशन बन गया। तो उसके अंदर से ये हमारे पास इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर आता है। इसके बाद 1888 में जब फ्रेडरिक ने इसको डिस्कवर किया, देन 30 साल तक इसके ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए और ये लेबोरेटरी की क्यूरियोसिटी होती थी कि ये चीज़ क्या है, और ना लार्ज नंबर पे इसकी एप्लीकेशंस भी हैं।
लेकिन ये है चीज़ क्या, इसको अगर हम देखें तो डेली लाइफ में इसकी बहुत सी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा साइंटिस्ट ने भी इस पे बात की कि साइंटिस्ट ने कहा कि हाँ ये ऐसा ही है कि अगर हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें हर मॉलिक्यूल एक सीक्वेंसली अरेंज्ड होता है और मूव नहीं कर सकता। लेकिन अगर लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और अरेंज फॉर्म में होते हैं। अगर लिक्विड क्रिस्टल की बात की जाए तो लिक्विड क्रिस्टल में कुछ पार्ट जो है वो क्रिस्टल के तौर पे बिहेव कर रहा होता है, कुछ लिक्विड के तौर पर। क्रिस्टल के तौर पे इस तरह बिहेव कर रहा होता है कि उसके मॉलिक्यूल अरेंज फॉर्म में होते हैं, और लिक्विड इस तरह से होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। अगर हम बात, मैंने आपको जैसे बताया था मिल्की पाउडर को जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, जो पाउडर मिल्क होता है उसके जो क्रिस्टल होंगे वो मूव कर रहे होंगे, कुछ नज़र आते हैं कुछ नज़र नहीं आते। लेकिन अगर हम लोग उसको टंडल इफेक्ट देखें, मतलब कि अगर उसको लाइट के थ्रू देखा जाए तो उसके अंदर हमें छोटे छोटे नज़र आएंगे ज़रात से। हम कहते हैं ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास क्रिस्टल मिल्क के हैं। इसी तरह से अगर हम लोग इस सोल्यूशन को देखें तो उसके अंदर हमारे पास सॉलिड भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं, और लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिक्विड जैसी होती हैं, रैंडमली मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं। अगर सॉलिड की देखी जाए तो सॉलिड में भी वो अरेंज फॉर्म में होते हैं। तो ये हमारे पास था लिक्विड क्रिस्टल जो कि ना सॉलिड होते हैं और ना लिक्विड होते हैं, ये इनका इंटरमीडिएट होता है। देन हमारे पास इसके यूजेस ऑफ क्रिस्टल्स हैं। अगर हम लोग इस लिक्विड क्रिस्टल के यूजेस देखें तो हमारे पास बायोलॉजिकल में टिश्यूज़ में भी होते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स, और जो बायोलॉजिकल टिश्यूज़ होते हैं वो हमारे लिक्विड क्रिस्टल के तौर पे बिहेव कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक सेल है हमारे पास, हम कहते हैं कि उसमें साइटोप्लाज्म है वो हमारे पास लिक्विड आ गया, लेकिन हमारे पास जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे सॉलिड में होते हैं, अरेंज फॉर्म में होते हैं, उनका कोई ना कोई अपना वर्क होता है। सो ये बायोलॉजिकल टिश्यूज़ में आ गया। देन हमारे पास हम बात करते हैं केमिकल या डेली लाइफ इंडस्ट्रीज़ में, तो हम कहते हैं कि जो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है वो है कि ये लाइट डिफ्रेक्ट करते हैं। डिफ्रेक्ट का मतलब होता है लाइट को अपने वे से हटा देना। अब अगर क्रिस्टल्स की बात की जाए सॉलिड की, अगर हम लाइट के अंदर किसी सॉलिड को रखते हैं तो क्या होगा, उसके अंदर से लाइट पास होगी, उसके अंदर से लाइट पास नहीं होगी बल्कि उससे लाइट डिफ्रेक्ट करके दूसरी तरफ चली जाएगी, हमें उसका पीछे जो है शेडो फील होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की, तो लिक्विड क्रिस्टल्स क्या करते हैं, जैसे ही उन पे कोई सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी की लाइट पास करवाई जाती है, किसी वेवलेंथ की लाइट है, तो हम क्या कहते हैं कि उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो हमारे लिक्विड क्रिस्टल्स के ऊपर, तो क्या होगा, जैसे वो लिक्विड क्रिस्टल के साथ रिफ्लेक्ट करेंगी तो जो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल है उनके अंदर जो अरेंजमेंट है, जो उनके अंदर डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो क्या हो जाएगा, कम ज़्यादा होगा, और कम ज़्यादा होने से एनर्जी पास होगी, एनर्जी से क्या होगा, कलर चेंज आना शुरू हो जाएगा लिक्विड के अंदर। और जब हम कहते हैं कि कलर चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा तो देन हम कहते हैं कि उस लिक्विड का वो कलर चेंज हो जाएगा, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, या रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, या ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल का कलर चेंज होगा वो डिपेंड करता है कि किस तरह की लाइट जो है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट की जा रही है। अगर तो लाइट की एनर्जी ज़्यादा है तो कलर कोई ब्लू रेड ग्रीन होगा, लेकिन अगर एनर्जी कम एनर्जी वाला है तो हम कहेंगे कि इसकी लाइट कम है। जैसे हम कहते हैं, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं बेटा कि क्रस्ट एंड ट्रफ, दो वेव्स के दरमियान क्रस्ट एंड ट्रफ, तो जितना ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम होगी, मतलब कि क्रस्ट एंड ट्रफ में डिस्टेंस कम होगा, मॉलिक्यूल्स उतना ज़्यादा सेपरेट होंगे लिक्विड क्रिस्टल के। सो दैट ये इसका पहला एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन है कि हम कहीं पर भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट जितने भी होते हैं उसके अंदर फेलियर देख सकते हैं, कि हम कहते हैं कि अक्सर जगह पे जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या कहीं ना कहीं से जो वायर है वो ख़राब हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी ठीक पास नहीं हो रही होती, तो क्या किया जाता है, इस लिक्विड क्रिस्टल के ऑपरेटर्स को वहाँ से गुजारा जाता है। जब वहाँ से पास करवाया जाता है तो जहाँ से मसला होगा उस तरह की वहाँ पर वेव्स आएंगी, और वेव से क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से जो है कलर चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर मसला है। इसके अलावा जो हमारी वेन आर्टरीज या कोई भी इन्फेक्शन या ट्यूमर है उसको भी लोकेट किया जा सकता है। बेटा हम लोग प्लाज्मा की भी बात करते हैं,
प्लाज्मा एक अलग चीज़ है, इसमें इसको रिलेट नहीं करना। वो प्लाज्मा में जस्ट ये होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको एक ख़ास एनर्जी चाहिए जाती है जिसके अंदर वो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होते हैं और कलर चेंजेस आते हैं। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल जो है इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल के दरमियान जब मॉलिक्यूल के दरमियान डिफरेंस आता है, डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, तो उनमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी को हम ये कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल की एनर्जी है। और एक हम बात करें एक्सरेज की। एक्सरेज बेसिकली किसी सॉलिड से के ऊपर जब हम किसी भी तरह की बीम ऑफ लाइट एलिमेंट की पास करवाते हैं तो हमारे पास वहाँ से अक्स आ जाता है, बाकी सारी लाइट पास हो जाएगी और दूसरी फिल्म पे आना शुरू हो जाएगी। जैसे हमने पढ़ा था ये फिर स्पेक्ट्रोमेट्री में कि फिल्म पे आना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जहाँ पर कोई सॉलिड पार्ट हुआ तो वहाँ से टकरा के वो वापस आ जाएगी और एक्सरे हमारे पास फिल्म आ जाती है। हम कहते हैं यहाँ से हमारी हड्डी टूट गई है। सो बेटा लिक्विड क्रिस्टल्स अलग होते हैं, एक्सरेज अलग होती हैं और हमारे पास जो प्लाज्मा है वो अलग होता है। इन तीनों चीज़ों को अलग अलग करना है, रिलेट नहीं करना। प्लाज्मा इज़ बेसिकली जो हमारे पास आयोनाइज या फ्यूज्ड फॉर्म होती है आयंस की, मॉलिक्यूल्स की। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल जो है हमारे पास ये इंटरमीडिएट होता है कि किसी सॉलिड को जब कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड के अंदर, जो जो उसकी सेंटर वाली स्टेज आती है, ना ज़्यादा लिक्विड होते हैं ना ज़्यादा सॉलिड होते हैं, उसे हम कहते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल है। सो दैट हम क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं ट्यूमर की। अब ट्यूमर की डिटेक्शन कैसे होगी कि हम लोग पूरी बॉडी में से स्कैन करवाया जाता है लिक्विड क्रिस्टल को। जब किसी को ट्यूमर होता है या वेन डिटेक्शन करनी होती है कि कहाँ से डैमेज है, जब लिक्विड पास करवाया जाता है तो हमारे पास क्या होता है, वो पूरी बॉडी से करवाया जाता है। और जैसे ही पूरी बॉडी से करवाया जाएगा, जहाँ पर ट्यूमर हुआ, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो गई, वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी प्रोड्यूस होने से उसका कलर ब्लू हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी हाई वेवलेंथ की, लोअर वेवलेंथ और एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ उसकी कम होती है। सो हम कहते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर ब्लू लाइट पास होगी। अगर ब्लू लाइट डिफ्लेक्ट हो गई है तो ब्लू कलर आ जाएगा। हम कहेंगे यहाँ पर ट्यूमर है, यहाँ से जो वेन्स है वो ख़राब है, क्योंकि सारी की सारी जगह से पास हो जाएंगी। लेकिन जहाँ से सॉलिड मटेरियल आया तो हम कहेंगे यहाँ से डिफ्लेक्शन हो गई है और एनर्जी पास हुई है, यहाँ पर कोई साइड इफेक्ट है या कोई यहाँ पर डिफेक्टेड पॉइंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल को यहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। हम कहते हैं डिजिटल वॉच जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। अब जब अक्सर बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट जो है वो रात को भी चमक रही होती है, वो क्या होता है कि अब्जॉर्ब करते रहते हैं वो लिक्विड क्रिस्टल्स और देन एनर्जी को इमिट करते हैं। और जब वो एनर्जी इमिट कर रहे होते हैं तो हम उसको डार्कनेस में देखें तो हमारे पास लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है। तो अब ये हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीज़ें उस पर इफेक्ट कर रही होती हैं। अगर हम डिजिटल बॉल के पास किसी मैग्नेटिक फील्ड को लेके जाएँ तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जो डिस्पर्स हो जाती हैं हमारे पास सारी लाइंस। इसके अलावा हम लोग क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, क्रोमेटोग्राफी जब पढ़ी तो उसमें कहा था हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास कलर चेंजिंग में यूज़ होता है। सॉल्वेंट जिसको हम कंटेनर में लेते हैं और उसके ऊपर जो है हम लोग क्रोमेटोग्राफिक पेपर उसके अंदर डिप करते हैं, तो जो वो सॉल्वेंट होता है वो हम लोग लिक्विड क्रिस्टल का लेते हैं, सो दैट हमारे पास जो इंक की सेपरेशन है वो ज़्यादा अच्छी से अच्छी हो सके। और स्केलोग्राफिक में और टीवी डिस्प्ले में भी हम लिक्विड क्रिस्टल्स की स्क्रीन को लेते हैं। इसके अलावा हम प्लाज्मा को भी लेते हैं, लेकिन एलईडीज़ में लिक्विड क्रिस्टल्स को लिया जाता है और टीवी के अंदर ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं वो नियॉन साइंस वगैरह, इसके अंदर प्लाज्मा को यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड्स, उसमें हम आजकल जो है वो लिक्विड क्रिस्टल्स की स्क्रीन को ज़्यादा देखते हैं जो कि हमारे प्रेस करने पर मूव हो रही होती हैं। बेटा ये डिफरेंस आ जाता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड लिक्विड क्रिस्टल्स। तो अगर आपसे ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है तो आप लोगों ने बता देना है कि जो प्लाज्मा होते हैं वो आयोनाइज्ड फॉर्म होती है मॉलिक्यूल्स की। और अगर हम लिक्विड क्रिस्टल की बात करते हैं तो आपने ये बताना है कि किसी सॉलिड एलिमेंट को जब कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड में, उसका इंटरमीडिएट जो होता है हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। प्लाज्मा में हम ज़्यादातर नियॉन साइंस की बात करते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं हमारे उसमें लिक्विड क्रिस्टल यूज़ हो रहा प्लाज्मा यूज़ हो रहा होता है। और जो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल है वो बेसिकली एलईडीज़ में यूज़ हो रहा होता है, जैसे हम एलईडी कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड्स। सो हमारे पास ये जो है एलईडीज़ में लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज़ किया जा रहा होता है। अगर आप उसको टच करें तो वो थोड़ा सा मर्ज होना शुरू हो जाता है या डिस्पर्स हो जाती है वो वैल्यूज़, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जितने भी लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ये एलईडीज़ में, इसके अलावा टीवीज़ में, सारों में यूज़ किए जा रहे होते हैं और क्रोमेटोग्राफी में यूज़ किए जा रहे होते हैं।
प्लाज्मा एक अलग चीज़ है। प्लाज्मा में हम आयनाइज्ड फॉर्म पढ़ते हैं और आयंस की मूवमेंट की वजह से जो कलर चेंजिंग आ रही होती है उसको पढ़ते हैं। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल के अंदर हम मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस की वजह से जो है उसकी हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल है। लिक्विड क्रिस्टल में मॉलिक्यूल के डिस्टेंस के वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके कलर की होता है, उसकी कलर चेंजिंग होती है। और प्लाज्मा में आयंस की मूवमेंट, मतलब कि अगर हमारे पास क्लोरीन आयन है या ओ नेगेटिव है तो हम कहते हैं कि इसकी मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से जो चेंजिंग आ रही है या कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं कि प्लाज्मा के अंदर आ रहा है। तो बेटा दोनों चीज़ें अलग हैं, लिक्विड अलग है, प्लाज्मा अलग है। अगर हम बात करते हैं कि लाइट पास करवाई जाए तो न्यूरॉन का जो हमारे पास प्लाज्मा होता है वो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है और मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास कलर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल की बात की जाए, लिक्विड क्रिस्टल के अंदर जब लाइट पास करवाई जाती है तो इसके अंदर एनर्जी मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंट प्रोड्यूस होता है और डिस्टेंट प्रोड्यूस होने की वजह से जो है हमारे पास एनर्जी आती है। और एनर्जी जब आएगी तो हम वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट या इन द फॉर्म ऑफ कोई वेव हमें शो होगी, जिससे हम कहते हैं कि ये इस कलर की आई है, इसका मतलब है यहाँ पर कोई यहाँ तो डिफेक्ट है, यहाँ पर हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। देन हमारे पास सॉलिड। सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड वो सब्सटेंस होता है जो रिजिड होता है, हार्ड होता है, मतलब कि उसको हम लोग तोड़ नहीं जल्दी सकते, कोई फोर्स चाहिए उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए। और हार्ड होता है और उसका कोई ना कोई डेफिनेट शेप होता है एंड हैव सम डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड की जो शेप होगी वही रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मॉलिक्यूल्स इसमें अरेंज्ड फॉर्म में होते हैं और उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में कहा था कि उनके अंदर आयनिक कोवलेंट बॉन्ड या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, स्ट्रॉन्ग होंगी। सो हम इसे कहते हैं कि ये सॉलिड्स हैं, सॉलिड मूव नहीं करते और मॉलिक्यूल क्लोजली पैक होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मूव नहीं करते, कुछ में करते हैं कुछ में नहीं करते। जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं कोई भी मेटल की, तो मेटल इज़ अ हार्ड सॉलिड फॉर्म है, हमें कोई फोर्स चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए। अगर हम लोग और जैसे जैसे लाइक हमारे पास पेन होते हैं, पेन सॉलिड फॉर्म में होता है, हम इसको तोड़ नहीं सकते। अगर हम तोड़ेंगे तो हमें कोई फोर्स चाहिए और अगर इनसे करंट पास करें करंट पास नहीं होगा क्योंकि ये इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाउंडेड होते हैं। सम सॉर्ट ऑफ किसी सॉलिड्स में नहीं भी इलेक्ट्रॉन बाउंड होते, जस्ट लाइक मेटल्स की बात की जाती है, एल्यूमिनियम आयंस वगैरह की बात की जाती है, उसमें मेटल इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करते हैं। ये हम सब कुछ आगे पढ़ेंगे। लेकिन सॉलिड जितने भी होते हैं उनका वॉल्यूम होता है। अगर हम एक शेप है क्यूबिक, अगर हम उसको कहें कि हम लोगों ने उसको लैंडस्केप या हॉरिजॉन्टली अरेंज करना है तो ऐसा नहीं होता, जब तक वो ब्रेक नहीं होंगे वो उस तरह से पैकिंग नहीं होगी। अब दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, एक बात हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, दूसरी हम बात करते हैं अमोर्फस सॉलिड। व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? जैसे कि क्रिस्टलाइन से आप लोगों को पता चला होगा कि क्रिस्टलाइन मीन्स क्रिस्टल्स बने होते हैं, तो वो सॉलिड जिसमें एटम आयन मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं और डेफिनेट थ्री डायमेंशन में होते हैं। थ्री डायमेंशन का मतलब होता है एक्स वाई एंड जी डायमेंशन में होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं कि इनके अंदर क्रिस्टल्स बने होते हैं। जस्ट लाइक अगर बात की जाए हम लोग थ्री डायमेंशनली बात करते हैं ग्रेफाइट डायमंड की। डायमंड एक बहुत अच्छी एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। इसके अंदर जो अगर डायमंड की शेप देखी जाए तो बहुत ज़्यादा यूनिक होती है। वो इसीलिए यूनिक होती है कि आ, उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम आयन मॉलिक्यूल्स, वो सारे के सारे अरेंज फॉर्म में होते हैं और स्ट्रांगली बाइंडेड होते हैं। आपको जैसे आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के डायमंड ब्रेक करना ईजी नहीं होता। क्यों नहीं ईजी होता? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल बहुत हार्डली और रिजिडिटी इसमें इतनी ज़्यादा होती है और मॉलिक्यूल के अंदर इतनी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं कि उनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। देन हमारे पास है अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें एटम आयन मॉलिक्यूल्स रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होते हैं, मतलब कि रैंडमली अरेंज हुए होते हैं। अरेंज ज़रूर होते हैं क्योंकि सॉलिड्स हैं, सॉलिड में बाइंडिंग होंगे, पैकिंग होगी, हार्ड भी होंगे, रिजिड भी होंगे, लेकिन जो मॉलिक्यूल होंगे वो रैंडमली अरेंज होंगे। एक अगर एक्स वाई एक्सिस पे है तो दूसरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे होगा, तीसरा एक्स एक्सिस पे होगा, चौथा जी एक्सिस पे, या उनके इंटरमीडिएट कोई स्ट्रक्चर होगा। और इनके अंदर ये इलास्टिक होते हैं सम सॉर्ट ऑफ, जैसे हम बात करते हैं ग्लास की, प्लास्टिक की, रबड़ की, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अरेंज नहीं होते, थ्री डायमेंशन नहीं होते,
तो हम ये कहते हैं कि ये सारे अमोर्फस सॉलिड हैं कि वो क्रिस्टल नहीं होते। और अमोर्फस का मतलब ही होता है कि ये शेपलेस होते हैं, इनके अंदर कोई शेप नहीं होती। और क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि कोई सम सॉर्ट ऑफ शेप होगी। शेपलेस का मतलब ये रैंडमली इनके अंदर मूवमेंट होती है। जैसे आप रबड़ को देख लें, रबड़ आप जिस तरह से मर्जी कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में मिलती है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप मेल्ट करेंगे, हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। ग्लास में भी जो है हमारे पास अरेंज फॉर्म नहीं होता। लेकिन अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात की जाए तो उसमें बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है, या फिर डायमंड ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, ये अरेंज फॉर्म में होता है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर एग्जाम आ जाता है, ये क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड, और एक साथ एग्जांपल्स देनी होती हैं। सो वी हैव टू राइट इट।